हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक कुमार सागर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक 5000 प्रश्नों की सीरीज़ प्रारंभ की हुई है, जिसकी नेक्स्ट वीडियो आ गई है। तो प्लीज़ अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर वीडियो को लाइक करें, और आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ संघीय व्यवस्था है, यहाँ का संविधान लिखित है। मैं बात करता हूँ अगर लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र क्या होता है? जनता द्वारा जनता के लिए जनता का जो शासन होता है वही क्या कहलाता है? लोकतंत्र। किसने दी थी ये परिभाषा? अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, अब्राहम लिंकन, याद रखेंगे इसे भी। तो बात करते हैं जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। यस, ये भी सही है, किंतु क्या ये लोकतंत्र को परिभाषित करता है? नहीं। जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। यस, बिल्कुल, तभी तो लोकतंत्र होगा जब जनता का स्वयं का शासन होगा, मतलब जो जिसे चाहे जनता उसको शासन में भेज सकती है। बात करते हैं संघीय व्यवस्था, ये भी सही है, किंतु क्या है? यह एक उसकी विशेषता है। यहाँ का संविधान लिखित है, बिल्कुल, ये भी क्या है? विशेषता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जो संसदीय सरकार है उसकी निम्नलिखित विशेषताएं क्या हैं, ये हमें बतानी है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसा मैं बता दूं कि अपना जो संसद है वो द्विसदनीय है, द्विसदनीय। ठीक है, एक क्या होता? अपर सदन या अपर चैम्बर, सेकंड लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर उच्च सदन, उच्च सदन में क्या आता है हमारा? राज्यसभा। क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग होते हैं राजनीति में वो यहाँ पर उपस्थित होते हैं। दूसरा होता निम्न सदन। निम्न सदन कौन सा होता? लोकसभा। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति, ये गलत है। अगर बात करते हैं सामूहिक रूप से, तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। अगर यहीं मैं सेकंड स्टेटमेंट जोड़ दूं कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती, तो ये क्या हो जाएगा? सही। मंत्रिपरिषद अगर बात करते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? हमारे राष्ट्रपति के। ठीक है, प्रेसिडेंट के। किंतु बात करते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व की, तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती। इस प्रकार पहला गलत। बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है, ये बिल्कुल सही है। अगर कोई मंत्री, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसका सदस्य नहीं है, तो वह 6 महीने के लिए क्या बन सकता है? मंत्री बनाया जा सकता है। किंतु 6 माह पश्चात उसको या तो संसद की सदस्यता लेनी होगी या फिर अपने पद से इस्तीफा देना होगा। मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है। गलत। भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक है। गलत। कौन है ये वास्तविक कार्यपालक? है हमारा पीएम, प्रधानमंत्री। और बात करते हैं मंत्री अपना पद संभालने से पहले, तो ये केवल जो सदन की, मतलब अपने पद की शपथ लेता वही मंत्री की शपथ होती है। इस प्रकार कौन सा था हमारा? केवल 2 सही। डी आंसर इसका राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण, अल्पीकरण मतलब अगर उनको कम किया जाए, करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? तो किसके अंतर्गत घोषित किया जाता है? अनुच्छेद 13 के तहत। बात करता हूँ 13 की, तो 13 में कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। ठीक है, एक क्या पार्ट है? संविधान लागू होने से पूर्व, लागू होने से पूर्व की विधियाँ। ठीक है, पूर्व की विधियाँ जैसे आप जानते होंगे कि 1860 में हमारा क्या बन गया था? आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। और उसके पश्चात जितने भी संविधान, सेकंड पार्ट है, संविधान संशोधन के पश्चात जितनी भी विधियाँ बनाई जाएंगी, अगर उनसे असंगत है तो उनको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसमें क्या जाते हैं? जैसे संविधान संशोधन, विल एक्ट वगैरह वगैरह, ये सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। और पूर्व की विधियाँ जैसे आईपीसी, आपने एक सुना होगा होमोसेक्सुअलिटी। ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी, तो वो भी काय का मुद्दा है हमारा? इसी का मुद्दा है, असंगत विधियों से।
इस प्रकार इसका 13 आंसर हो जाता है। अगर इन पे मैं गौर करूं तो 19 में क्या है, स्वतंत्रता, 21 में क्या है, जीवन जीने का अधिकार, और 37 में क्या है हमारा जो DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी स्टेट, ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसमें बताए गए हैं। क्या कहा गया है 37 में कि नीति निर्देशक तत्व राज्य की विधियों के लिए मूलभूत होंगे, ठीक है, क्या होंगे, मूलभूत, उनको लागू करना संसद में क्या है, लागू नहीं कराया जा सकता किसी भी कंडीशन में। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लिखित है, ठीक है, तो ये कहाँ उल्लिखित है, हमारे संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्व। बात करते हैं किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 51 क्या कहता है कि राज्य ऐसी विधियां एवं ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बहाल हो, ठीक, याद रखेंगे इसको, ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगर बात करता हूँ 50 की, तो 50 क्या करता है हमारा, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग, ठीक है, न्यायपालिका को अलग, ये भी पूछा जाता। और 40वें संविधान उसमें अनुच्छेद में क्या है, जो हमारी क्या होती हैं, ये ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन किससे संबंधित है, अनुच्छेद 40 से। एक मुख्य आर्टिकल हो जाता है 44, जिसमें क्या है, समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, क्योटो, रियो डी जेनेरियो, जेनेवा, डरबन, तो इसका क्या हो जाता है हमारा, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है, ये ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील के अगर हम अटलांटिक के तट के तरफ चलें तो वहाँ पर ये पड़ता है। चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल माना जाता है। यदि आपने इस प्रश्न को हल कर लिया तो आप अच्छी तैयारी में हैं। और इससे संबंधित अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित हमने एक वीडियो भी डाली हुई है, चाहे तो आप उसको देख सकते हो, उसमें जितने भी अफ्रीका महाद्वीप से महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमने उसको कवर किया है। तो इसका क्या हो जाता है, अफ्रीका। मानव जाति का जन्म स्थल भी इसे कहा जाता है, और मानव जाति का जो पलड़ा है, मतलब पालना है, इसे भी इसी कहा जाता है, जिसमें पला है वो। प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन सा नहीं है। ये प्रमुख पर्वत दिए गए हैं और उनका सर्वोच्च, जैसे हिमालय का माउंट एवरेस्ट राइट है, ठीक है, राइट है। एंडीज, एंकागुआ, बिल्कुल। बात करते हैं एंडीज कहाँ पर है, तो ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। और पृथ्वी पर धरातलीय सबसे लंबी पर्वत श्रेणी भी कौन सी है हमारी, एंडीज, ठीक है। जैसे ये हमने इस तरीके से मैप ड्रॉ किया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, तो यहाँ पर जो फैली हुई है वो कौन सी है हमारी, एंडीज, ठीक, याद रखेंगे इसे भी। रॉकी माउंट मैरी इल्बर्ट, ये भी सही है, किंतु क्या ये कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में जैसा हम देखते हैं इस प्रकार से कुछ नक्शा ड्रॉ कर लिया हमने, मान लेते हैं ये आगे, तो यहाँ पर जो फैली हुई है ये कौन सी है, रॉकी, ठीक। आल्प्स पर्वत कहाँ पर है, ये आल्प्स पर्वत है हमारा अफ्रीका महाद्वीप में, सॉरी यूरोप में, क्योंकि आल्प्स कहाँ होता है, यहाँ पर इस तरीके से, जैसे यहाँ पर द्वीपीय देश है, किंतु इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो एल्ब्रूस नहीं है। क्या नहीं है, एल्ब्रूस नहीं है। इस प्रकार कौन सा आंसर हो जाता, डी, क्योंकि हमसे पूछा क्या था, कौन सा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है। ये कुछ ग्रह दिए गए हैं, इनमें बताना हमें कौन से ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो शुक्र, मंगल, वरुण, बुध, शुक्र का भी है, मंगल का भी है, वरुण का भी है, किंतु बुध का नहीं है। क्या, बुध का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सॉरी, गलती हो गई है हमसे, इसका क्योंकि शुक्र का भी नहीं है, शुक्र का भी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या आंसर हो जाता है इसका, हमारा सी आंसर हो जाता है इसका, सी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न था हमारा, ग्लोब पर किस व्रत को बृहत व्रत कहा जाता है। बृहत व्रत क्या होता है, सबसे बड़ा व्रत, ठीक है। जैसे हमने खींचा, को ये ग्लोब है,
यहाँ पर अगर मैंने खींची रेखा, एक यहाँ पर खींची मैंने रेखा, एक यहाँ पर खींची मैंने रेखा, ऐसा मान लेते हैं ये गेंद है और गेंद के चारों तरफ खींची गई हैं, ठीक है। तो तब कौन सा वाला सबसे बड़ा होगा, ये वाला। और ये कौन सा वृत्त कहलाता है हमारा, 0 डिग्री, ठीक है। और 0 डिग्री क्या कहलाता है, विषुवत वृत्त या भूमध्य वृत्त, ठीक है, विषुवत वृत्त हो जाता है। तो इस प्रकार देख सकते हैं हम। यदि मैं इन ऑप्शनों की बात करूं तो इनमें एक कमी है। क्या कमी है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। कमी ये है कि इन्होंने रेखा दिया है किंतु इसमें बात की गई है वृत्त की। तो सबसे बड़ा वृत्त कौन सा हो जाता है हमारा, विषुवत वृत्त। यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। जो सिलिकॉन होता है SI, उसका सर्वाधिक जो उत्पाद होता है कैलिफोर्निया में होता है, जिस वजह से क्या कह दिया जाता है ऐसा, सिलिकॉन वैली। यदि बात करूँ मैं भारत की, इंडिया की, तो इंडिया की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर, याद रखेंगे सभी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग बनती हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांक का नियतांक है, यह प्लांक का जो नियम है कि प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है, जिसे क्या कहते हैं, फोटोन। क्या कहते हैं, फोटोन। तो ठीक है, तो फोटोन और प्रकाश क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है वो फोटोन में ही होती हैं। तो इस वजह से क्या हो जाता है हमारा इसका आंसर, फोटोन। इससे संबंधित जो E=mc² है वो भी है किसका, आइंस्टीन महोदय का। संगोला की संधि कब हुई, ये हुई थी 1750 ईस्वी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है हमें। रक्त है, प्लाज्मा, ठीक है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रोनोजेन। तो ये बताना है किसके कार्य के लिए होता है। रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ, ए का 3 इज द राइट है। और एल्यूमिनियम, क्या, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम किसके लिए होता है, एल्यूमिनियम हो जाता है हमारा ऑस्मेटिक दाब स्थापित करने के लिए। क्या, ऑस्मेटिक दाब स्थापित करने के लिए। और ग्लोब्यूलिन संक्रामक रोगों की रक्षा के लिए। फाइब्रोनोजेन रक्त का स्पंदन मतलब थक्का जमाने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका, ए का कितना था हमारा 3, ए का 3 है। तो इस प्रकार बी का 4 है, बी का 4 हो गया। और सी का 2 हो तो सी का टी। इस प्रकार दूसरा आंसर सही हो जाता है ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। ठीक, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो मूल क्षेत्र अधिकार है वो क्या है। भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित संध्या और समझौते, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को लागू करने से संबंधित विवाद, या संसद द्वारा पारित एक विधेयक जो संविधान का उल्लंघन है उससे संबंधित। ठीक, तो मैं बात करता हूँ उसके भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित संध्या एवं समझौते, ये न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आते। क्या, क्षेत्राधिकार में नहीं आते। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, बिल्कुल सही, ये सही है। अगर मैं बात करता हूँ इसका मूल क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है जो किसी अन्य न्यायालय में संभव ना हो सके, जैसे हाई कोर्ट हो या जिला न्यायालय हो, तहसील के समक्ष जो समकक्ष न्यायालय हैं वे हो, उनमें ये अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है। तो क्या हो जाता है हमारा बी। बात करते हैं राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को लागू, ये लागू नहीं कराए जा सकते हैं क्योंकि ये मूलभूत है ना कि परिवर्तनीय। संसद द्वारा पारित एक विधेयक जो संविधान का उल्लंघन है, गलत। किसी राज्य में, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। तो 15 का कितना हो जाता है, 3 वर्ष। जो राष्ट्रपति शासन है कितने समय तक रह सकता है, 3 वर्ष। वो भी किस कंडीशन में, यदि जो उच्च न्यायालय है या फिर यूँ कहें कि जो हमारा चुनाव आयोग है वो इस बात के लिए सिफारिश कर दे कि अभी चुनाव नहीं कराए जा सकते, तथा न्यायपालिका इस बात को मान ले कि हाँ जो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है वो एक वैध प्रक्रिया के तहत लगा हुआ है। चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है। जो चेलना थी बिंबिसार की पत्नी, ठीक, तो उसका विवाह का जो वर्णन है कहाँ मिलता है, ये हमारा ललित विस्तार में मिलता है।
बिंबिसार कौन था? जो मगध साम्राज्य था उससे संबंधित था। एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया था कौन सी है हमारी? चतुर्थ। ठीक है, उसका कहाँ किया गया था? कश्मीर में। कहाँ? कश्मीर के कुंडलवन। कश्मीर के कुंडलवन। बात करते हैं किसने कराई थी ये? किसने कराई थी हमारी? जो कुषाण वंश का शासक था उसने। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है कुषाण वंश के कनिष्क ने। ठीक है, और पहली किसने कराई थी? बिंबिसार। दूसरी किसने की थी? जो कालाशोक। ठीक है, और तीसरी अशोक ने। चौथी जो कुषाण वंश का शासक कनिष्क था। 18वां प्रश्न है भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा है? ये भारत के भूगर्भिक स्थिति से लिया गया प्रश्न है। तो इसमें हमें बताना है हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा है, जो रॉक सिस्टम है वो कौन सा है? आर्कियन, विंध्यन, जो कुदप्पा है, धारवाड़। ठीक, तो 18 का हमारा हो जाता है विंध्यन। जो विंध्यन में सर्वाधिक हीरे पाए जाते हैं, जिन्हें पन्ना उन्ना बहुमूल्य धातुएं। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम जो जैन महासभा थी उसका आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। 20वां प्रश्न है किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी? गुप्त वंश, पल्लव वंश, सातवाहन वंश या कुषाण वंश? ठीक, तो इसका कौन सा हो जाता है? जो सातवाहन वंश थे हमारे, उन्होंने सर्वप्रथम जितने भी ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षु थे उनको भूमि अनुदान देने की प्रथा चालू की, जिसे क्या कह दिया जाता था? अग्रहार। तात्पर्य क्या था कि इनसे जो इस भूमि से आमदनी होती थी वो ये भिक्षु ही रखते थे। ठीक है, जिसे क्या कह दिया जाता था बाद को? अग्रहार। एल्काइन का आणविक सूत्र है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाता है हमारा? सी, एल्काइन। यदि बात करता हूँ मैं एल्केन की, किसकी? एल्केन की, तो वो क्या होता है? CnH2n+2। ठीक, CnH2n+2। बात करता हूँ मैं एल्कीन की, एल्कीन की क्या हो जाता है? CnH2n। ठीक है, जैसे मान के चल लो n की वैल्यू 1 है। ठीक, तो n की वैल्यू C1 हो जाएगा, तो 1 को हम शो नहीं करेंगे। H2n, n कितना है? 1, तो गुणा 1 हो जाएगा प्लस के 2, तो CH क्या हो जाएगा? 4। तो क्या बन जाएगा? अगर C की वैल्यू 1 होती है तो तब क्या इसे कहते हैं? मैथ। इसे क्या केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहते हैं? मैथ। और CH4 है क्योंकि फॉलो किस रूल को कर रहा है? CH2n+2 को, तो क्या लगाएंगे हम? एल्केन, लास्ट वाला एन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? मैथेन। ठीक है, इस प्रकार से बनाए जाते हैं। थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा समझाने में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? जो अगर सेल्स है उसका एक भाग काट दिया जाए तो किस में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? तो इस सभी को विदित होना चाहिए। मध्यावस्था। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र क्या है? जो जी होता है उसका विमीय सूत्र क्या होता है हमारा? ये M−1L3T−2। M−1L3T−2 हम कैसे निकाल सकते हैं? जो F=GM1M2/R²। ठीक है, R²। F की लगा लेते हैं, F की सबको पता होती है क्या? MLT−2। ठीक है, अगर हम इधर को इसको लाएं, किस है? M1 M2 को, तो क्या मिलेगा हमें? कितना मिल जाएगा? M, क्योंकि मास की क्या होती है? M ही होती है, और M, तो ये हो जाएगा हमारा M2, M⁻²। ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा? R² ऊपर जाएगा, तो R² की कितनी होती है हमारी? L²। ठीक है, L² होया, तो L की कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि एक L ये है, ये वाला L एक ये है, और M की 2 यो है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? इन्वर्स 2। एक M में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा? M−1। तो इस प्रकार कौन सी है? बी। पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? महादेश का तात्पर्य होता है जो महाद्वीप होता है। क्या? महाद्वीप।
ठीक है, तो ये किस महादेश में अवस्थित है हमें ये बताना है। तो सभी को मालूम होगा ये तो, इसका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कहाँ? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फोकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? गर्म, ठंडी, न गर्म न ठंडी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाता है हमारा? ठंडी। मैं बात करता हूँ फोकलैंड कहाँ है। फोकलैंड है हमारा उत्तरी अमेरिका के पास। ठीक है, फाउंडलैंड की भी धारा इसी कह दिया जाता है वैसे अधिकतर। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है कार्बन बंध से, ऑक्सीजन बंध से, नाइट्रोजन बंध से, हाइड्रोजन बंध से। तो 26 का क्या हो जाता है हमारा? हाइड्रोजन बंध से। किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरोन। तो इसका हो जाता है हमारे पास बोरोन। क्या होता है पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक? जो माइक्रो फर्टिलाइजर है वो बोरोन होता है। थ्रोम्बिन का काम है रक्त जमने में, उत्सर्जन में, प्रजनन में या वृद्धि में। तो इसका सर्वविदित होना चाहिए कि जो रक्त का जमना होता है वो थ्रोम्बिन के कारण ही होता है। प्रित्जकर पुरस्कार, कौन सा? प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता, साहित्य, वास्तुकला, गायन। तो ये हमारा दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में। वास्तुकला से बात करते हैं जो निर्माण के अधीन होते थे वे, जैसे मंदिर होया, गृह निर्माण होया, उससे संबंधित। निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? नीलगिरी, कार्डेमम पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी या नल्लामाला पहाड़ी। तो इसका क्या हो जाता है हमारा? जो इलायची की पहाड़ी हैं वे। और इलायची की पहाड़ी का दूसरा नाम क्या है? क्या है दूसरा नाम? कार्डेमम की पहाड़ी। ये हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें भी इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है कि कार्डेमम की सर्वाधिक जो ऊंची चोटियाँ हैं वो कौन सी है हमारी। एक शायद अभी मैं ध्यान से उतर रहा है, बता दूंगा। और सबसे दक्षिण की सबसे ऊंची पहाड़ी कहाँ पर है? अन्नामलाई की पहाड़ियों में। कौन सी? अन्नामुदी। कौन सी? अन्नामुदी। ये अन्ना है, अन्नामुदी। कितनी है उसकी ऊंचाई? 2695 मीटर। कितनी? 2695 मीटर। इसको याद रखेंगे, ये पूछा जाता है, कई बार प्रश्नों में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न था कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल, यहाँ पर गौर कीजिएगा, मंत्रिमंडल केवल एकमात्र वही स्थान है जहाँ मंत्रिमंडल का जिक्र हुआ है, वरना मंत्री परिषद का, किसका? मंत्री परिषद का वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होगा, किंतु राष्ट्रपति या राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश, एकमात्र स्थान जहां लिखित सिफारिश का वर्णन किया गया है, केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन के तहत किया गया था? ये हमारा किया गया था किसके? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। उस समय किसकी सरकार थी? जो गठबंधन दल था, बीजेपी, एक तरीके से बीजेपी को मान सकते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं 1975 तक तो क्या रहा? 75 में इमरजेंसी किसने लगाई थी? इंदिरा गांधी। कौन सा संविधान संशोधन हुआ उस समय? 42 में। और जो सरकार बदली थी उसने कौन सा संविधान संशोधन किया था? 44 में, जिसके तहत जितने भी तानाशाही शक्ति दे सकते थे उनको परिवर्तित कर दिया गया था। याद रखेंगे इसे। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई? शिवराम समिति, नरसिम्हन समिति, राजा चैलया समिति या भगवती समिति। तो इसका कौन सा हो जाता है हमारा? शिवराम समिति थी, उसकी सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड किससे संबंधित होती? जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए जितनी भी योजनाएं होंगी वो नाबार्ड के द्वारा बनाई जाती हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। ये कीट दिए गए हैं और संचारित रोग, उनके काटने से कौन सा रोग होता है? बालू मक्खी, जो रेत वाली मक्खी होती है, उससे कौन सा रोग होता है? कालाजार। कालाजार उससे होता है।
मादा क्यूलेक्स फाइलेरिया, क्या होता है? फाइलेरिया। ठीक है। घरेलू मक्खी से सभी को मालूम है हैजा होता है। और मादा एनोफ्लीज मलेरिया, क्या? मलेरिया। तो इस प्रकार कौन सा होता? इसका ए का 4 बी का 3, अच्छा 2 में बी में मिल रहा है अभी तक, तो सी का 2, इस प्रकार बी सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? जो श्वेत विद्रोह हुआ था, वाइट म्यूटिनी, क्या कहते हैं इसे? वाइट म्यूटिनी, वो किस वायसराय के काल में हुआ था? तो ये आपको शायद मालूम हो, लॉर्ड रिपन के। किसके? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। कांग्रेस नेताओं द्वारा मोंटेग्यू या मॉन्टेस्क्यू भी बोलते हैं इसे, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्वराज पार्टी, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन या इंडियन फ्रीडम पार्टी। तो बताना है। जो चेम्सफोर्ड के विरुद्ध में नरमपंथी थे, उन्होंने पार्टी छोड़कर किस एक नई पार्टी का निर्माण किया था? ये इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, क्या? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो किसके द्वारा हटाया गया था? ये था हमारा लॉर्ड रिपन द्वारा। कौन सा? लॉर्ड रिपन द्वारा। अगर बात करता हूँ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की, तो ये क्या था? इसमें मतलब इंग्लिश के अखबार थे उनको मान्यता प्राप्त थी, वरना सभी को बंद करा दिया गया था। रामौसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? उत्तरी भाग, पूर्वी तट पर, दक्षिणी भाग या पश्चिमी तट पर? तो ये पश्चिमी तट पर। अगर दक्षिण भारत का नक्शा ड्रॉ किया जाए तो इधर, कहाँ? इधर, यहाँ पर एक स्थान है वहाँ पर। रोलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे हसन इमाम, याद रखेंगे इसे। तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? जो तैमूर लंग था एक आतताई आक्रमणकारी, वो 1398 ईस्वी में कहाँ आया था? भारत, जिसका एक भयानक परिणाम क्या हुआ? युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मरण मूर्तियाँ मिली हैं? जैसा मैं आपको बता दूं कि पहले क्या था, ये माना जाता था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो घोड़ा है उससे अपरिचित थे, ठीक है। किंतु अब जो जितने भी शोध कार्य हुए हैं उनसे क्या पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो घोड़े से भी परिचित थे, किंतु उनकी संख्या क्या थी? सीमित थी, कम थी। तो ये कहाँ से मिला? हमारे रंगपुर से। कहाँ? रंगपुर से। इसको याद रखेंगे, ये यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है और उत्तर प्रदेश का जितने भी मंडी परिषद का एग्ज़ाम था उसमें भी पूछा गया है, क्योंकि मैंने 2 एग्ज़ाम में तो ये देख चुका हूँ। वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है? यज्ञ के देवता, प्रकाश का देवता, वनस्पति का देवता या तूफान के देवता? किसे? वनस्पति के देवता के रूप में। सोम क्या था? सोम आज को जो भांग का पौधा होता है ना, उसी से सोमरस बनाया जाता था। इसका जिक्र कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में। 9वें मंडल में। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे आदिनाथ, अजीतनाथ, नेमिनाथ, संभवन नाथ। ये इसको याद करने की ज़रूरत है थोड़ी, क्योंकि इनका जिक्र आ जाता है कभी कभी। तो इसका कौन से थे? हमारे संभवनाथ। किंतु जो 23-24 में है उनको याद रखो, वो ही काफ़ी हो जाते हैं। 43वां प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? किसके शासनकाल में हुआ था ये? अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके शासनकाल में सर्वाधिक खालसा भूमि विकसित हुई थी। तबकात ए नासरी के लेखक कौन हैं? जो तबकात ए नासरी की लिखी है, किसने लिखी? मिन्हास उस सिराज ने। इम्पोर्टेंट है ये,
क्या है, इम्पोर्टेंट है भाई लोगों, इसको याद रखना, ये आपसे पूछे जाती है। कौन सी? मिनास उस सिराज ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोसाइटोमीटर, जो हीमोसाइटोमीटर होता है का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रक्त वाहिकाओं की गिनती के लिए, एचबी का अनुमान लगाने के लिए, रक्त कोशिकाओं की गिनती, या रक्तचाप को मापने के लिए। तो ये क्या होता है? इससे रक्त कोशिकाओं की गिनती की जाती है, जितनी भी ब्लड सेल्स हैं उसकी गिनती हीमोसाइटोमीटर से की जाती है। एक डायनामो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में क्या कार्य करता है? आयन का स्रोत, विद्युत परिवर्तन का स्रोत, ऊर्जा का कन्वर्टर, या इलेक्ट्रॉन का स्रोत। तो ये आपको कक्षा 10 से ही मालूम होगा, जो वो करता है यांत्रिक ऊर्जा को काय में परिवर्तित करता है? वैद्युत ऊर्जा में। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को काय में बदलता है? वो हमारा वैद्युत ऊर्जा में। और बात करता हूँ मैं किसकी? मोटर की। तो मोटर किस कार्य को काय में परिवर्तित करती है? वैद्युत ऊर्जा को, इसका अपोजिट, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। यदि 100 वाट के 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन क्या 10 घंटे जलाए जाएं तो प्रत्येक दिन कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? ठीक है, तो U बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? P गुणा D गुणा T बटे 1000। P गुणा D गुणा T बटे 1000। P क्या होता है? पावर कितनी है? 100 वाट। ठीक है, और पूछा क्या उसने? कितने दिन के लिए? ठीक, कितने दिन के लिए, मतलब 10 घंटे प्रतिदिन 10 घंटे जलाएं तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट का विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? तो लगा लेते हैं, प्रतिदिन कितने? 10 घंटे, कितने 100 का, कितने दिन के लिए पूछ रहा? एक दिन के लिए, बटे 1000 तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 कटा, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, एक ही कम 1, तो क्या हो जाएगा? ये 1 यूनिट, 47 का 1 यूनिट। याद रखेंगे, U बराबर P गुणा T गुणा डे। ठीक है, डे, या फिर U कहें H जो होता घंटे, बटे 1000। ये पूछा जाता है प्रश्न भाई, पूछा जाता है इससे संबंधित, इसे नोट कर सकते हैं इस सूत्र को। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? वृक्षों की, पृथ्वी की, फॉसिल्स की, या चट्टानों की? जो फॉसिल्स होते हैं उनकी, या फिर चट्टानों की? तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? फॉसिल्स उनके लिए। फॉसिल्स से तात्पर्य क्या है? जैसे हमारा शरीर है उसके जो अवशेष बच जाते हैं उसके लिए। पृथ्वी के जो चुंबकीय विधि द्वारा। ठीक है, 49वां प्रश्न है, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? क्रय शक्ति क्या? जैसे मेरे पास 5 रुपये हैं, आपके पास 10 रुपये हैं, या किसी अन्य के पास ज़्यादा है, तो हम में सब में ज़्यादा जो क्रय शक्ति किस में है? जिसके पास ज़्यादा रुपए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सामान खरीद सकता है। तो इस प्रकार बताना है कि किस राष्ट्र के पास जो क्रय शक्ति क्षमता है वो सर्वाधिक है। तो ये सभी को मालूम होना चाहिए, चीन जो देश है उसकी क्रय शक्ति क्षमता अधिक है। चलते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न, उसके बाद हम क्या देखेंगे? उसके बाद फैक्ट शीट, उसके बाद देखेंगे हम फैक्ट शीट। तो 50वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस पंचवर्षीय योजना के तहत किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधनों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? मानव संसाधन से तात्पर्य जैसे हम क्या हैं? एक आर्थिक पूंजी, हम अपने द्वारा उत्पाद बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और जो उत्पाद बढ़ा देता है और इकोनॉमिक्स में क्या हो जाता है? उसका भाग हो जाता है। तो मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। कुल पंचवर्षीय योजना कितनी हुई थी? 12। 2014 में इनको बंद कर दिया गया था।
अब इनका विकास कैसा कर सकते हैं, जैसे उच्च शिक्षा देकर, अच्छी शिक्षा देकर, और स्वास्थ्य में सुधार कर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देकर, सभी कुछ। तो चलते हैं फैक्ट शीट की तरफ। आज के क्या है स्मरणीय तथ्य, चोल वंश से संबंधित है आज, कुछ ज़्यादा ही फैक्ट शीट है, तो आप एक पेपर और पेन लेकर बैठें तो इनको नोट करते चलें। चोल वंश के संस्थापक कौन थे, विजयालय। कौन थे हमारे, विजयालय, ठीक है। इसी वंश की राजधानी तंजावुर, कहाँ थी, तंजावुर में, याद रखेंगे इसे। इस राजवंश के शासक राजा राज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया था पहली बार इस वंश के, राजा राज प्रथम ने। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। जो सर्वाधिक विस्तार हुआ था राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोट चोल की उपाधि धारण की थी। गंगेकोट चोल की। स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता थी। कहाँ से संबंधित था ये, दक्षिण भारत से। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध इसी वंश से है। जो नटराज मूर्ति है, नर्तक शिव की मूर्ति, आपने एक इस तरीके से, ये ज्वाला है और यहाँ पे एक लड़की है, ये कुछ इस तरह से और इस तरह से, हाथ ये इधर इधर करी हुई है। तो ये किसकी है, किसकी, कहाँ प्रसिद्ध है ये, चोल वंश में। अब चलते हैं राष्ट्रकूट वंश पर। इसका जो संस्थापक था कौन था, दंती दुर्ग था। इस वंश की राजधानी मान्यखेड़ थी, ये भी दक्षिण में ही है। इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, अमोघवर्ष थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, राष्ट्रकूट शासकों ने। कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, कौन था ये, राष्ट्रकूट। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कन्नौज पर, जो आपने पढ़ा होगा कि एक त्रिपक्षीय युद्ध हुआ करता था, नर्मदा ताप्ती इधर इस क्षेत्र में। तो इस क्या था, शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासक को पराजित किया था। किसे, पाल वंश, प्रतिहार वंश, ठीक है। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कवि राजमार्ग की रचना अमोघवर्ष ने की थी। ये भी किससे संबंधित थे, राष्ट्रकूट शासन से। पाल वंश के संस्थापक गोपाल को माना जाता है, सभी जानते हैं। राजधानी मुंगेर थी, कहाँ पड़ता है, बिहार में। इनका सर्वाधिक विस्तार बंगाल में था। प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, गोपाल ने। किसने, गोपाल ने की थी, याद रखेंगे इसे। इस वंश के शासक देवपाल ने ओदंतपुरी, क्या, ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण कराया था। कहाँ कराया था, ओदंतपुरी में, याद रखेंगे इसे भी। देवपाल ने जावा में शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बिहार के निर्माण हेतु कितने गांव दिए थे, 5 दान। ये आपसे पूछा जा सकता है, पूछे तो खैर सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, किंतु ये महत्वपूर्ण है कि देवपाल ने जावा के किस वंशीय शासक के अनुरोध पर बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव अनुदान में दिए थे। तो किसके कहने पर, शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के, शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के। गीत गोविंद के लेखक कौन थे, जयदेव किस शासन से संबंधित थे, पाल वंश से। और कौन शासक था इनके समय, लक्ष्मण सेन। कौन, लक्ष्मण सेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है। लोहार वंश, क्या, लोहार वंश की स्थापना किसने की थी, संग्रामराज ने। कौन थे, संग्रामराज। प्रसिद्ध रासतरंगिणी की रचना की गई कल्हण द्वारा। इससे कहाँ की क्या प्राप्त होता है, जो कश्मीर का शासन था, कश्मीर का क्रमबद्ध राजनीतिक इतिहास किससे प्राप्त होता है, रासतरंगिणी से, राजतरंगिणी से। इस प्रकार हमने अपने 50 प्रश्नों और फैक्ट शीट को कंप्लीट किया। हम प्रतिदिन या एक दिन नेक्स्ट का वीडियो अपलोड करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।